अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लिसनर्स, आज की कहानी नासिर की है। वो कहते हैं कि ये कहानी मेरे बचपन के दोस्त जाहिद की है। तो आइए जाहिद की ही ज़ुबानी इस कहानी को सुनते हैं। मैं और मेरे भाई आबिद अब्बाजी के बड़े से मकान में रहते थे। आबिद की एक ही बेटी नीलम थी और मेरे दो बच्चे थे, कैसर और माला। मेरी बीवी तबस्सुम की हर आए दिन भाभी से नोक-झोंक हो जाती। बच्चे भी नीलम को तंग करते। भाई और भाभी तो बात दरगुजर कर जाते, मगर अब्बाजी तबस्सुम के रवैये से आहिस्ता-आहिस्ता चिढ़ने लगे। तबस्सुम से मैंने बात की तो उसने कहा कि यही एक तरकीब है कि अब्बाजी दोनों भाइयों को अलग-अलग घर ले देंगे। ऐसा ही हुआ। एक दिन तबस्सुम ने ऐसा फसाद खड़ा किया कि अब्बाजी ने घर अलग-अलग करने का फैसला कर लिया। अब्बाजी ने हमें इस घर से भेजने का फैसला किया। उस वक्त अब्बाजी के पास इतने पैसे तो न थे कि वो एक घर खरीदकर हमें देते। तो फैसला यूं तय पाया कि अब्बाजी की दुकान मुझे मिलेगी और भाई को घर। अब्बाजी भी भाई के साथ ही रहना चाहते थे और इसमें कोई शक नहीं था कि तबस्सुम अब्बाजी को किसी सूरत ना रखती। हमने किराए का घर ले लिया, मगर अब भाई ने दुकान पर काम करना छोड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता दुकान का काम भी ठप होने लगा। अब्बाजी के बाद भाई आबिद ने दुकान को बिल्कुल अब्बाजी की तरह ही संभाल रखा था। मैं तो ठीक से दुकान का मुंह भी ना देखता था, बस हर महीने अपना हिस्सा लेने पहुंच जाता था। अब कारोबार में वो बात ना रही थी, बस गुजारा ही हो रहा था। मकान और दुकान कागजों में अब तक अब्बाजी ही के नाम पर थी। एक दिन अचानक भाई आबिद को दिल का दौरा पड़ा और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब भाभी और नीलम का सहारा अब्बाजी ही थे। भाभी ने घर में ही सिलाई का काम शुरू किया। इसमें भी पूरी तरह गुजारा मुश्किल था, तो उन्होंने अपनी हासिल करदा तालीम से फ़ायदा उठाया और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। ये सब काम तबस्सुम भी कर सकती थी। मैंने इसे भी मशवरा दिया कि वो भी घर में कोई काम कर ले ताकि हमारा गुजारा अच्छे से हो, मगर तबस्सुम ने मुझसे कहा कि क्या ज़रूरत है काम की, अब वैसे भी भाईजान नहीं रहे तो अब्बाजी ने सब कुछ हमें ही देना है। मैं भी इसी उम्मीद पर बैठ गया और कारोबार दिन ब दिन ठप होता गया, मगर अब ज़्यादा देर इंतज़ार मैं नहीं कर सकता था। इसलिए मैं अब्बाजी के पास पहुंच गया। उनसे बातों बातों में कागजी काम भी कर लेने की राय मैंने पेश की, तो अब्बाजी ने भी कहा कि वो भी काफ़ी दिनों से यही सोच रहे थे। मुझे लगा कि तबस्सुम की बात सच होने वाली है। तभी अब्बाजी ने मुझे एक खबर सुनाई कि घर वो भाभी के नाम करने वाले हैं, ताकि अब्बाजी के बाद उन्हें दर बदर की ठोकरें न खानी पड़े। ये सुनते ही मैं तो वहाँ से लाल पीला होता घर आ गया। अब क्या करना, ये सोचना ज़रूरी था। अब्बाजी अपने फैसले से किसी सूरत पीछे हटने वाले नहीं थे। दिन से रात हो गई, अब तक कुछ भी मेरे इस गर्म दिमाग में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। मैं जाकर सहन में लेट गया। मेरे पास एक ही रास्ता है। तबस्सुम ने मेरे पास आकर कहा तो मैं सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा। फिर उसने जो मशवरा दिया, पहले तो मुझे वो काफ़ी अजीब लगा, मगर शायद इसके अलावा अब कोई और रास्ता भी ना बचा था, सो मैंने हामी भर ली। अगली सुबह मैं तबस्सुम के बताए हुए पते पर गया था। ये किसी काले जादू वाले बाबा जी का अड्डा था। तबस्सुम ने मुझे यही मशवरा दिया था। मैं अंदर गया। अब बाबा जी से सलाम दुआ के बाद अब मैं असल मुद्दे पर आया। तो क्या उनको मरवाना है? बाबा जी ने मुझसे सवाल किया। मुझे नहीं मालूम इस वक्त मेरे दिमाग में कौन सा भूत सवार था। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बाबा जी ने मुझे एक सेब दिया और कहा कि जिस घर के लोगों को मरवाना है, इसमें से किसी एक को ये सेब खिला दो, बस फिर काम बन जाएगा। सबसे आसान काम तो सेब नीलम को खिलाना था, क्योंकि वो बच्ची थी। बातों में बहला फुसलाकर ये काम आसानी से किया जा सकता था। मैं पहले अपने घर आया, खाना खाकर इसके बाद मुझे नीलम को सेब खिलाने जाना था, क्योंकि इस वक्त वो स्कूल में होती। मैं अभी खाना खा रहा था कि माला और कैसर घर में दाखिल हुए। वो नीलम के ही स्कूल में पढ़ते थे। इसका मतलब ये था कि नीलम भी अब घर आ गई होगी। मैं तेज़ तेज़ खाना खाने लगा। खाना खाकर जब मैंने देखा तो वहाँ सेब मौजूद ना थे। डर के मारे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि कहीं वो सेब मेरे घर में से तो किसी ने नहीं खा लिया। यहाँ मैंने एक सेब रखा था, कहाँ है वो? मैं बड़बड़ाते हुए गुस्से में चिल्लाया। तबस्सुम भी आकर ढूंढने लगी। माला, बिलाखिर मेरी बेटी माला ने मुझे वो सेब लाकर दिया। इसने कहा कि वो सोफे से नीचे गिरा हुआ था। सेब को देखकर मेरे सांस में सांस आई। मैं बड़े बड़े कदम उठाता अब्बाजी के घर के बाहर पहुंच गया। सेब मेरे हाथ में ही था। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा नीलम ने ही खोला। आज शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने नीलम से उसका हाल चाल पूछा और यूं ही बातों बातों में उसे सेब खिलाकर वहाँ से चला गया। अब बस बाबा जी के मंतर का इंतज़ार था।
कहीं ना कहीं दिल में ये एहसास भी पैदा हो रहा था कि क्या मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक है। मगर अब तो सेब नीलम खा चुकी थी। सूरज अब ढलने लगा था और इसके साथ साथ मेरा दिल भी। घर में मुझे घुटन महसूस हो रही थी। दिल इस कदर बेकरार हो रहा था कि मैंने फैसला किया कि क्यों ना आज रात दुकान पर ही गुजार लूँ। वहाँ से अब्बा जी का घर भी करीब है। मुझे पता चल जाएगा कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था कि सेब से आखिर क्या होने वाला है। मैं काफ़ी देर अब्बा जी के घर के बाहर बैठा रहा। कुछ भी मामूल से हटकर मुझे महसूस न हुआ। आखिर मैंने सोने का फैसला किया। मैं दुकान के अंदर गया और सो गया। अभी मुझे सोए हुए ज़्यादा वक्त ना हुआ था कि मेरा फ़ोन बजने लगा। यूँ लगा कि जैसे वो खबर आ गई जिसका मुझे इंतज़ार था। फ़ोन की स्क्रीन पर तबस्सुम का नाम लिखा था। यकीनन खबर पहले मेरे घर में पहुंचाई गई होगी। मैंने फ़ोन उठाया और साथ ही बाहर निकलकर अब्बा जी के घर की तरफ देखने लगा। वहाँ तो सब कुछ ठीक महसूस हो रहा था, मगर शायद मेरे घर में कोई तूफ़ान आया हुआ था। तबस्सुम के मुँह से पहला और आखिरी लफ्ज़ हमें बचाओ ही निकला। मैंने दुकान बंद की और ना ही मुझे इस वक्त किसी और चीज़ का होश आया। मैं दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। यहाँ बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अंदर से चीख पुकार की आवाज़ें काफ़ी देर से आ रही हैं, मगर अब घर में मुकम्मल खामोशी छा गई है। मगर हमें अंदर जाते हुए डर लग रहा है। मैंने हिम्मत करके अपने पास मौजूद चाबी जेब से निकाली और दरवाज़ा खोला। घर का नक्शा बदल चुका था। यूँ लगा जैसे कोई तूफान इस घर से होकर गया हो। हर चीज़ दरहम बरहम थी। मैं कुछ आगे बढ़ा तो मैंने कैसर को खून में लथपथ पाया। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। किसी ने बेरहमी से उसका गला काट दिया था। खून बह बहकर उसका पूरा जिस्म भीग चुका था। मेरे पीछे बाकी महल्ले वाले भी अंदर दाखिल हो चुके थे। महल्ले वालों ने पुलिस को भी बुला रखा था। कैसर तो मर चुका था। मुझे तबस्सुम और माला का ख्याल आया तो मैं मज़ीद अंदर की तरफ दौड़ा। माला अपने कमरे में नहीं थी। मैं तबस्सुम को देखने अपने कमरे में भागा। तबस्सुम का गला भी किसी ने काट दिया था और वो खून में नहा चुकी थी। खून उसके पास ही पड़ा था। मुझे तबस्सुम से फासले पर एक और लाश पड़ी नजर आई। ये माला थी। इसके हाथ में छुरा था। उसने अपना गला काट रखा था। मैंने दौड़कर उसकी नब्ज चेक करी, मगर वो अब नहीं रही थी। मैं एक ही रात में तबाह व बर्बाद हो चुका था। मगर यहाँ क्या हुआ था मेरी समझ में नहीं आ पा रहा था। पुलिस के मुताबिक माला ने अपनी माँ और भाई को मारा और उसके बाद खुद को भी मार लिया। मेरी बेटी को पागल करार दे दिया गया, मगर वो तो बिल्कुल ठीक थी। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। कुछ लोगों ने मुझे घर से बाहर लाकर बिठा दिया। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क़यामत कहाँ से मेरे घर में आई। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मैं तिलमिलाकर पलटा। ये तो अब्बा जी थे। अब्बा जी, मेरा मुंह से बेख्तियार निकला। अब्बा जी इज़हार अफसोस कर रहे थे, मगर मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा था। वो बाबा जिसका तबस्सुम ने मुझे कहा था, इसका ही इसके पीछे हाथ है। मेरे दिमाग में जैसे ही ये बात आई, मैं वहाँ से भाग पड़ा। काफ़ी लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैंने पीछे मुड़कर न देखा। भागते भागते अब मैं फूली सांसों के साथ इस बाबा के अड्डे के बाहर था। ये रात का वक्त था। सब शायद अभी सो रहे थे, मगर मैंने इस सब की परवाह किए बगैर उसका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद इस बाबा के एक बंदे ने दरवाज़ा खोला। मैं गुस्से से इसका पूछते हुए अंदर बढ़ा। इस शख्स ने मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैं इस बाबा के कमरे में घुस गया और जाते ही उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो पहले ही शोर सुनकर जाग चुका था। अब मैंने अपने सवालात उसके सामने रखे। बाबा ने मुझे कहा कि वो अपने इल्म से पता करके मुझे बताता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे है। उसने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किए और कुछ देर बाद बोला, वो सेब माला नाम की बच्ची ने खाया था, मतलब तुम्हारी बेटी ने। जब सेब तुमसे खो गया था, शायद तब उसने इसे खा लिया होगा। ये मेरी नहीं, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। सेब बच्ची ने खाना था और घर के बाकी लोगों को मारना था। इसके बाद उसने खुद को मार लेना था। तुम्ही ने तो कहा था कि लोग ये समझेंगे कि वो बच्ची पागल है। मैं ही अपनी बेटी का कातिल था और दूसरों के घर में खून की होली खेलने चला था, मगर मेरे अपने ही घर में सब कुछ खून में नहा गया। मैं कातिल हूँ। मैं पागलों की तरह गलियों में चलता हुआ भागने लगा। तभी एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। अब्बा जी किसी महल्ले के शख्स के साथ मुझे ढूंढते हुए आ गए थे। वो लोग मुझे घर ले गए, मगर मैं एक ही बात कहे जा रहा था, काला सेब, काला सेब। मैं कातिल हूँ। चंद रोज़ में मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मुझे पागल करार दे दिया गया। मुझे पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। घर तो क्या, अब दुकान भी ना हाथ आई। इस दिन के बाद से मैंने सेब कभी ना खाया।